हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस ढेर अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहाँ पर हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। और किस बिंदु पर चर्चा चल रही है? परमाणु संरचना पर बातें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। और परमाणु संरचना में पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याओं के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है जी। चलिए सर, आपकी कल क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी भाई। फीवर की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से कल क्लास नहीं हुई थी अपनी, ठीक है। हाँ जी, चलो परमाणु संरचना, ये चल रहा है अपना। और परमाणु संरचना में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक बार मुझे याद दिला दो भाई, ताकि फिर मैं आगे बढ़ चलूँ। क्वांटम संख्याओं के नाम तक लिखवाए, जहाँ तक मुझे याद है वो बता रहा हूँ। क्वांटम संख्याओं के नाम लिखवा दिए हैं, एक बार बता दो सही है क्या? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली क्वांटम संख्या, जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या के नाम से मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहली क्वांटम संख्या है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको n से दर्शाते हैं। किससे? n, है ना, स्मॉल n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अब हम लोग बात करें आगे। हाँ जी, यही हम लोग आगे बात करें तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इस संख्या के बारे में किसने बताया, है ना। तो सुनो, इस संख्या के बारे में बोर ने बताया। किसने बताया? बोर ने बताया। एक बात। दूसरी बात, ये संख्या क्या बताती है? तो ये संख्या जो है वो बताती है कोशों की संख्या को, ठीक है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कोशों की संख्या को बताती है। कोश मतलब कक्षा, कक्षाओं की संख्या व ऊर्जा को बताती है। किसको बताती है? ऊर्जा को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां बात करेंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, n जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान जो है, इसका मान 1 से लेकर किसी भी धनात्मक पूर्णांक तक हो सकता है। कहां तक? धनात्मक पूर्णांक तक हो सकता है। कहां तक? धनात्मक पूर्णांक तक, ठीक है। अब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? n की वैल्यू जो होगी, इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3, 4 इज सो ऑन, ये होगी। तो यहां ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर 1 है तो n का मान कभी भी 0 नहीं होगा।
क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। n की वैल्यू कभी भी कितनी नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, n की वैल्यू कितनी नहीं होगी कभी भी, जीरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो यहां मैं आपको ये बता देता हूं, n के द्वारा ही किसी भी कोश में या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स का। कितना होता है, 2n²। ये बोर के मॉडल के अंदर मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, क्या ये बोर के मॉडल के अंदर ये पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो वापस से उस टेबल को बनाने की जरूरत है नहीं, मगर आगे वाली बात सुनिएगा। आगे वाली बात हमारे पास कुछ ऐसी है, देखो सुनो, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से, ध्यान से, प्यार से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि n का मान बढ़ रहा है, मतलब कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, और जितना बड़ा कोश होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि n का मान बढ़ने पर कोशों, परमाणु का स्थायित्व जो होता है वो घटता है। किसका, परमाणु का स्थायित्व घटता है। ठीक है, n का मान बढ़ने पर किसका मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर, बहुत बढ़िया, चलो, बढ़ने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण कोश का आकार, परमाणु का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। किंतु नाभिक से दूरी कम होती है। बढ़ती है, बढ़ने से किस में कमी आती है, आकर्षण में कमी आती है। ठीक है, किस में कमी आती है, आकर्षण में कमी आती है। नाभिक से दूरी बढ़ने से आकर्षण में कमी आती है। अतः n का मान बढ़ने पर कक्षा का स्थायित्व घटता है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्थायित्व घटता है। ठीक है, चलो अब एक चीज समझो, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो एक दो चीजें सेम कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो भाई अब देखो, एक चीज बताओ, तुम ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सरकारी नौकरी वाले लक्षण भी लेकर आओ। कहने का मतलब है बी सेंसिबल यार। ठीक है, कि सर हमारी फिजिक्स की क्लास कल नहीं चली, हमारी फिजिक्स की क्लास आज नहीं चली, है ना। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ भाई, है, मुझे एक सिंपल बात बताओ, KR सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, खेतराम चावड़ा सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, भाई इंसान है, कोई काम हो सकता है ना। ठीक है,
इंसान है, कोई काम हो सकता है ना। और एक बात ये भी बताओ ना भाई, आपको पता है कि मेरी पूरे दिन में, आपको हमेशा से पता है कि उत्कर्ष में हर टीचर की 8 10 12 घंटे क्लास होती है डेली। मुझे पता होगा कि तुम्हारी कौन सी क्लास चली है या नहीं चली है। बी सेंसिबल ना भाई, मुझे पता होगा कि किस क्लास में कितने बजे टेक्निकल एरर आया है। बताओ आप बताओ ना। और ये तो कमेंट में लिख रहा है एक भाई, तो सर ने बता दिया था कि 3 दिन क्लास नहीं होगी, उसके बावजूद तुम्हारी ये बदतमीजी नहीं चल रही है। फिजिक्स क्लास हुई थी नहीं हुई थी, हुई थी नहीं, मुझे नहीं पता ना भाई, मुझे नहीं पता कि हुई थी या नहीं हुई थी। और एक बात समझो, मुझे बाद में भी नहीं पता होगा कि क्लास हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे मेरी क्लासेस का पता रहेगा ना भाई। अगर मेरी फिजिक्स वाले सर से मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, तो मुझे पता रहेगा कि आज क्लास हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना, तो पता रहेगा। अगर मेरी उनसे मुलाकात नहीं, उनकी अलग सेंटर पर क्लास हो रही है, मेरी अलग सेंटर पर क्लास हो रही है, अगर हमारी क्लासेस ही अलग अलग सेंटर पर हो रही है और मुलाकात ही नहीं हो रही है, 10 घंटे वो क्लास ले रहे हैं, 10 घंटे मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर हमारी आपस में मुलाकात नहीं हो रही, तो हमें कैसे पता होगा कि क्लास हुई है या नहीं हुई है। अब हम तुम्हारा टाइम टेबल नहीं देखेंगे भाई, थोड़ा सा आपको सेंसिबल बनना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी सच में चाहते हो तो बी सेंसिबल। 40 कमेंट अगर तुम कर दोगे टॉपिक पढ़ते हुए, 14 मिनट की क्लास भी नहीं हुई है, 13 मिनट की क्लास के अंदर अगर 40 कमेंट तुमने एक ही चीज के कर दिए हो, तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तुम। क्या सेंस निकला फिर तुम्हारा? ये कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया है। और आप लोग कह रहे हो 7 8 9 को क्लास नहीं होगी, जब सर ने पहले से ही कह दिया 7 8 9 को क्लास नहीं होगी, तो फिर काहे परेशान हो रहे हो? और भाई एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है, एक बात अभी आज क्लियर कर देता हूं, आपकी किसी और सब्जेक्ट की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। केमिस्ट्री की क्लास कब होगी कब नहीं, वो सारी चीजें मैं ध्यान रखूंगा, मैं बताऊंगा, शानदार पढ़ाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंटेंट भी बढ़िया दूंगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मगर मेरी क्लास में कभी मत पूछना कि फिजिक्स की क्लास हुई, बायो की क्लास हुई, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, साइकोलॉजी, कुछ मत पूछना मेरी क्लास के अंदर, पहले कह देता हूं क्लियरली, ठीक है ना। हाँ, आप टॉपिक रिलेटेड कमेंट करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं रिप्लाई देता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ तुमने ये कमेंट किया है, नाम लेकर मैं रिप्लाई देता हूं ना। तुमने टॉपिक रिलेटेड कमेंट किया है, हाँ, बट इन चीजों का नहीं पता ना भाई। अब आपको लग रहा होगा कि सर को गुस्सा आ रहा है, बट मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, केवल मैं आपको केवल ये बात समझा रहा हूं कि आप अगर 30 40 कमेंट ऐसे कर दोगे 15 मिनट की क्लास के अंदर, तो भाई आपने फिर क्या किया? आप खुद सोचो ना एक बार, आपने अपना टाइम वेस्ट किया ना। मुझे आप लोगों से नाराजगी नहीं है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा है, ठीक है, हाँ, तो फिर सेंस क्या निकला पढ़ने का? हाँ, बैकलॉग्स की भी समस्या नहीं है, बैकलॉग्स की बात कर लो, उसमें भी मैं को तैयार हूं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई, तो तुम्हारा पूरा फोकस यहां होना चाहिए, पूरा फोकस। इधर उधर तुम भटके तो फिर खराब हो जाएगा मामला, समझ गए? हाँ, फिर बाद में कहते हो सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, उसमें भी समस्या नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम तुमने 40 कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से रिपीट करना पड़ रहा है। चलो ध्यान दो, देखो n का मान बढ़ रहा है, n का मान बढ़ रहा है, मतलब कोशों की संख्या बढ़ रही है। यहां 1 कोश है, यहां 2 हो गए, यहां 3 हो गए, यहां 4 हो गए, तो नाभिक से जो दूरी है वो बढ़ गई ना। नाभिक से दूरी बढ़ी तो आकर्षण के मान में कमी आई। आकर्षण में कमी आने पर स्थायित्व जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी जो है वो घट जाती है, स्थायित्व घट जाता है, ठीक है, यही हमने लिखा है। इसलिए n का मान बढ़ने पर परमाणु का स्थायित्व, नाभिक जो कक्षा है उसका स्थायित्व जो होगा वो घट जाएगा। समझ गए? हाँ, चलो क्लियर हो गई बात, है ना? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्वांटम संख्या पर चलते हैं, है ना जी।
अगली क्वांटम संख्या कौन सी है? अगली क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग बॉर्न क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको? एल से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, है ना जी, है ना जी हाँ। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? इस संख्या के बारे में किसने बताया, है ना। तो हमेशा याद रखना, बोर के बाद कौन आता है? सोमरफील्ड। तो इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया। किसने बताया? सोमरफील्ड ने बताया। ठीक, फिर बात आती है कि ये क्या बताती है। तो लाडलो ये क्या बताती है वो सुनो। ठीक है जी हाँ, क्या ये क्या बताती है वो सुनो। ये बताती है उपकोषों की संख्या को। किसको? नंबर ऑफ सबसेल्स को। किसको बताती है ये? नंबर ऑफ सबसेल्स को, उपकोषों की संख्या को बताती है ये। ठीक है, किसको बताती है? उपकोषों की संख्या को, नंबर ऑफ सबसेल्स। हाँ, याद है आप लोगों को मैंने नंबर ऑफ सबसेल्स बताए थे, ये सबसेल्स बताए थे, एस पी डी एफ, ये सब सबसेल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, ओके, बहुत सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, हाँ जी, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये क्या बताती है? यह संख्या उपकोष की संख्या को या उपकोष को दर्शाती है कि एस उपकोष होगा, पी उपकोष होगा, डी होगा या एफ होगा, तथा ऐसा परमाणु जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा को भी दर्शाती है। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की ऊर्जा जो है उसे भी दर्शाती है। किसको दर्शाती है? बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की एनर्जी जो होती है उसको भी रिप्रेजेंट करेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए ये और क्या रिप्रेजेंट कर सकती है ना। हाँ जी, तो ये और क्या रिप्रेजेंट करती है वो सुनो। इसके द्वारा और किस चीज का रिप्रेजेंटेशन, अर्थात इस और क्या दर्शाया जाता है इसके द्वारा, ये भी सुनो भाई। इसके द्वारा जो चीजें और रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, दर्शाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, उनमें एक चीज और है। क्या? ये किसी भी कक्षक की जो त्रिविम आकार है, ज्योमेट्री जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हाँ जी, यह संख्या कक्षक का कौन सा आकार? त्रिविमीय आकार। आकार 3D शेप
ठीक है, भी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? 3D शेप भी दर्शाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके मान की। इसका मान क्या होता है? L का मान या L के संभव मान। तो L के संभव मान क्या होते हैं? जी हाँ, L के संभव मान क्या होते हैं? 0, 1, 2 इज सो ऑन, और कहां तक? n-1 तक। कहां तक? n-1 तक रिप्रेजेंट करती है। मतलब यदि आपसे कह दिया जाए कि n का मान 3 है, क्या है? n का मान 3 है, तो L का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कहां तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। तो n-1 करोगे, 3 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपसे कह दिया n बराबर 4 है, तो L बराबर क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और n-1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। आपसे कह दिया कि n बराबर 5 है, तो L के मान क्या क्या हो सकते हैं बताओ? n बराबर 5 है, ठीक है, तो बताओ इसको। सारा जब ध्यान दोगी तो समझ में आएगा, है ना? पूरी चीजें पढ़ा करो, उसके बाद ही चीज समझ में आएगी। अधूरी चीज वैसे भी समझ में नहीं आती है। जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। अगर n का मान 5 होगा तो L का मान क्या होगा बताओ? n का मान 5 होगा तो L का मान क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो सब। हाँ, n का मान 5 होगा तो L का मान क्या होगा? अंकिता बता दूंगा त्रिविमाकार को कैसे दर्शाएगी। ठीक है, चलो, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो L का मान होगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये होंगे, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही समझे हो, किस पर निर्भर करती है? हाँ, ठीक है, ये मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन 3 संभव मानों में से कौन सा मान लेना है? तो यह बताएगा आपको कक्षक। सुनो, अब हर कक्षक के लिए L का मान डिसाइडेड है। हर कक्षक के लिए L का मान जो है वो डिसाइडेड है, निश्चित है। ठीक है, तो एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे कक्षक, यहां हम लिखते हैं कक्षक, उपकोष या कक्षक, उपकोष या कक्षक, और यहां लिखते हैं L का मान। किसका मान? L का मान। अगर आपको दिखे कि S उपकोष है, कौन सा? S उपकोष है, तो L का मान हमेशा कितना होगा? ठीक है, अगर P उपकोष है तो L का मान हमेशा कितना होगा? D उपकोष है तो L का मान हमेशा कितना होगा? और F उपकोष है तो आपके पास L का मान हमेशा कितना होगा? इस टेबल के बाहर कभी वैल्यू नहीं जाएगी। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है, S का मान अगर S उपकोष है तो आपके पास L की वैल्यू क्या होगी? 0, P है तो 1, D है तो 2, और F है तो 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हाँ जी, बोलो, हो गई क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना सखा, किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी।
ये कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। और कक्षक कोणीय संवेग का जो मान होता है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनर्जी, कक्षक कोणीय संवेग, संवेग मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जी हां, चलिए देखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ना, वो कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम मेरे सखा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिर जब इस पर डिपेंड करती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कक्षक कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है। तो कक्षक कोणीय संवेग का सूत्र जो है, कक्षक कोणीय संवेग, संवेग बराबर ये होता है रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई, इंटू H अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब सोचने की बात है भाई, क्या सोचने की बात है लाडलो, जो मैं आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूं। ठीक, आपको पता है यहां L क्या है? बिल्कुल पता है सर, द्विगंसी क्वांटम संख्या। क्या है? L है यहां पर द्विगंसी क्वांटम संख्या, पता है? बहुत सही है। अगर आपको यह पता है यहां L द्विगंसी क्वांटम संख्या है, तो इससे अब प्रश्न बनेगा कि किस हां, कक्षक में एनर्जी जो है वो इससे कैलकुलेट नहीं की जा सकती, L से कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। हाँ, किस कक्षक में एनर्जी L से कैलकुलेट नहीं की जा सकती है? ठीक, बताओ। बताओ भाई, एनर्जी कैलकुलेट करने की बात आ गई ना। कैसे आ गई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? कक्षक के कोणीय संवेग पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उत्तर जो दिया है एकदम करेक्ट दिया है, और उसका लॉजिक भी आपको पता होगा। डी ऑर्बिटल गलत है बेटा, एस आएगा उत्तर। एस जितना ने बताया एकदम करेक्ट बताया, फर्स्ट में नहीं एस में। देखो एस कक्षक का अगर हम लोग कक्षक कोणीय संवेग निकालें, संवेग, चलो बताओ फटाफट से, एस कक्षक का कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है? बोलो, एस कक्षक का कक्षक कोणीय संवेग क्या होगा? किसका? एस कक्षक का कक्षक कोणीय संवेग क्या होगा? क्या होगा? एस कक्षक का कक्षक कोणीय संवेग, बिल्कुल करेक्ट। क्या होगा? 0 होता है, शून्य है। क्यों है? क्योंकि एस कक्षक के लिए L बराबर 0 है ना भाई। L बराबर क्या है? 0 है, ये हमने बताया ना आपको। यहां देखो, टेबल देखो, एस कक्षक के लिए L बराबर 0, यहां 0 रख दोगे, सब 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा कक्षक कोणीय संवेग कितना हो गया? अंडा हो गया भाई साहब। कितना हो गया? 0 हो गया भाई। कितना हो गया? 0 हो गया। अब जब कक्षक कोणीय संवेग की वैल्यू 0 हो गई तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी। मगर क्या ऐसा पॉसिबल है एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाए? नहीं ना। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं, इसीलिए हम लोग यहां बता रहे हैं क्या, अतः एस कक्षक की ऊर्जा का निर्धारण
किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा ही किया जाता है। एस कक्षक की ऊर्जा का निर्धारण, ऊर्जा का निर्धारण प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। बोलो कोई समस्या हो तो? क्लियर एकदम? ठीक है, तो यहां से आपको एस की वैल्यू और एन की वैल्यू और एल की वैल्यू ये दोनों सीख गए हैं। इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या की तरफ चलते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, हर चीज का आंसर मिलेगा। चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ने के बाद हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। ठीक है, बस आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में एक चीज का ध्यान रखें, है ना? जी हां, हर ऑर्बिटल का शेप इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, है ना जेपी सिंह? एक चीज ध्यान रखें, धैर्य के साथ पढ़ते रहें। मैं दो चीजों की गारंटी ले रहा हूं, एक कंटेंट बेस्ट मिलेगा, दूसरा कोई क्वेश्चन अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। दो चीजों की गारंटी, आपको और क्या चाहिए यार? जब हम इतनी गारंटी खुद ले रहे हैं कि सब कुछ अपने पढ़ाई में से आएगा तो और क्या चाहिए इंसान को? बट आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, बिना रिवीजन के कोई सेंस नहीं होगा, पहले कह रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है, क्या? सबसे पहली चीज तो ये है, हाँ जी, चलिए, ओके, नहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप नीट ड्रॉपर हो और मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर तो ठीक है, नहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना, है ना? हाँ, देखो अब ध्यान दो, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको? m से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है, ठीक, दूसरी बात आती है ना, कि इसके बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंडे। ठीक है, किसने बताया? इसके बारे में किसने बताया? लैंडे ने बताया। किसने बता दिया इसके बारे में? लैंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में एक वैज्ञानिक ने बता तो दिया मगर इसकी व्याख्या भी की। ठीक है, इसकी व्याख्या भी की। इस संख्या की व्याख्या जीमान और श्रोडिंगर ने की थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नंबर इज गिवन बाय जीमान एंड श्रोडिंगर। किसने की? जीमान और श्रोडिंगर ने की। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न बनता है कि सर ये संख्या क्या दर्शाती है, क्या बताती है? तो भाई ये संख्या जो है
ये किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? किसी भी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या को निर्धारित करती है। ठीक है, यह संख्या किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या को क्या करती है? निर्धारित करती है। This number determines number of orbitals related to subcell. कोई उपकोष है, जैसे S उपकोष है तो उसमें कितने कक्षक, P में कितने कक्षक, D में कितने कक्षक, F में कितने कक्षक, उनके बारे में बताती है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये संख्या जो है ये कक्षकों का अभिविन्यास भी बताती है। ठीक है, यह संख्या कक्षकों का अभिविन्यास भी बताती है। अब प्रश्न हमारे पास एक आ जाता है भाई, क्या कि कक्षकों का अभिविन्यास क्या होता है? क्या कक्षकों का अभिविन्यास क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिट्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिट्स, इसको भी बताएगी ये। ऑर्बिटल्स, इसको भी बताएगी। तो एक प्रश्न आ गया कि कक्षकों का अभिविन्यास क्या होता है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन आ गया, कक्षकों का अभिविन्यास क्या होता है। तो बताओ अब कक्षकों का अभिविन्यास क्या है। तो सुनो भाई, हमारे पास क्या है, ये एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास कोई परमाणु है ना, हमारे पास कोई परमाणु है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस परमाणु को उठाकर यहां रख दिया। कहां रख दिया भाई? इस परमाणु को उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। कहां रख दिया? जी हां, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दो चुंबकीय क्षेत्र बन गए। देखो, एक तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और एक इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, वीक जो हमारे पास फील्ड है वो। ठीक है, जिसकी वजह से देखो, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच में होती है क्रिया। जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपस में क्रिया होती है तो कक्षक कई भागों में विभक्त हो जाता है, कई एनर्जी बना लेता है। ठीक है, कई एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। इसका अलग अलग भागों में विभाजित हो जाना, अलग अलग भागों में विपाटन हो जाना, अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। यदि डी कक्षक कैसे चेंज होता है? T2G और EG में। डी कक्षक कैसे चेंज होता है? T2G और EG कक्षक में बनाता है ना वो, तो वो विपाटन ही है। ठीक है जी, क्या है वो? विपाटन है। चलो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जब परमाणु को
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। आउटर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तथा कहाँ रख रहे हैं? आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं। ठीक है, किसको रख रहे हैं हम लोग? परमाणु को। ठीक, तथा परमाणु में उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन, उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, ठीक है, किसके? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और जो उत्पन्न पहले से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन। अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य का मतलब समझते हो? अन्य प्लस उन्य, अन्य मतलब, अन्य उन्य का मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, अन्य उन्य का मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के कारण उपकोश अनेकों भागों में विपाटित हो जाता है। यही कक्षकों का अभिविन्यास है। किसका? कक्षकों का अभिविन्यास है। क्या है? अभिविन्यास। किसका अभिविन्यास है? कक्षकों का अभिविन्यास। ठीक है ना? जी हाँ। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। अब बात ये आती है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, उससे पहले ये समझो किसी भी उपकोश में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, किसी उपकोश में किसकी संख्या? कक्षकों की संख्या। ये होती है 2l+1। कितनी होती है? 2l+1। ठीक, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, है ना, यहां पर अगर हमारे पास हो कोई भी उपकोश ले लो, किसी भी उपकोश में कैलकुलेट करनी है तो l की वैल्यू 0 तो s उपकोश हो जाएगा, p की वैल्यू 1 2 3 4 उस पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो m के संभव मान क्या होते हैं। किसके? m के संभव मान। तो m के संभव मान होते हैं -l से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +l तक। कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जी हाँ, क्या कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कहा कि l बराबर 3 है तो m बराबर क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे कहा कि l बराबर 2 है तो m बराबर क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है,
क्या होगा, +1 +2। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ, समझ में आई बात? बिल्कुल करवा देता हूँ भाई, नोट करवा देता हूँ। ये लो, यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से नोट करना स्टार्ट किया हमने। करवा देता हूँ नोट, फिर आगे बढ़ चलेंगे। करो नोट, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। करिए भाई नोट, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, जो साथ में नोट कर रहे थे कोई बात नहीं, मगर सब साथ में नोट नहीं करते ना भाई। चलिए, धन्यवाद प्रकाश। हो गया नोट? हो गया तो आगे चले। बबीता पूछो, क्या डाउट है उसमें? हाँ, पूछो पूछो। करिए भाई आगे नोट।
ठीक है, मैं करवा दूंगा बबीता, चिंता मत करो, है ना। सर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ नेगेटिव लेते हैं? नहीं लेते एक्चुअल में। देखो, चार्ज जब भी यूज करते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन का, तो वहां नेगेटिव पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नेगेटिव उसका नेचर है, उसकी वैल्यू में नहीं है। ठीक है, नेगेटिव उसका नेचर है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो नेचर को हमें आगे रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? नेचर को आगे रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम वैल्यूज के लिए, हाँ, वैल्यूज के लिए हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। सर पर मैम लेती थी स्कूल में, अब उनके बारे में तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मैम को नहीं जानता, और हो सकता है मैम ने नहीं पढ़ी हो वो वाली चीज जो हमने पढ़ी है। और आप देखो ना, वैल्यूज प्लस में ही ली गई है। जब E/m निकाला गया तब कहाँ नेगेटिव ली गई? तब भी तो पॉजिटिव ली गई है। बस इतनी सी बात है, इतना क्यों परेशान होना छोटी छोटी चीजों को लेकर। हाँ, और कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ जी, चलिए आगे। चलिए, लिख लिया इतना? शेष तो नहीं किसी का? लो फिर आगे बढ़ो।
नरेंद्र सिंह चिंता मत करो भाई, इतना ही है। चलो आगे बढ़े, ये भी नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो यू कैन सी सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कक्षकों की आकृतियाँ, और लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। चलो यहाँ तक नोट हो गया आपका सबका, ठीक है। चलिए बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।